गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी एकदम अच्छे होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। आशा करता हूँ सभी एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और आराम से बैठ कर के पढ़ रहे होंगे। पेन पेपर हाथ में ले लीजिए, फटाफट से करते हैं शुरू। आ जाइए सभी एक साथ, फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी सबको लाइव बुला लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, पेन पेपर हाथ में ले लीजिए और दत्तचित्त होकर के बैठ जाइए। हमने कल बात की थी पद्य शिक्षण के बारे में। गद्य शिक्षण आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ मैं, पद्य शिक्षण आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ मैं। और अब आज हम बात करेंगे, कौन सी की बात करेंगे? आज हम बात करेंगे पद्य शिक्षण की कुछ विधियों के बारे में बात करेंगे कि पद्य शिक्षण की कहाँ जो विधियाँ हैं, कि जो कौन से स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधियाँ हैं, माध्यमिक स्तर पर कौन सी विधियाँ हैं और उच्च स्तर पर कौन सी विधियाँ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो करते हैं शुरू आज का सेशन। फटाफट से सभी कनेक्ट हो जाइए। चलिए करते हैं शुरू। पहली बात तो ये कि आपके लिए आज एक नया कुछ किया गया है, तो आपको दिख जाएगा, वैसे स्क्रीन पे चल रहा होगा। पद्य शिक्षण हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण हम पढ़ चुके हैं, पद्य शिक्षण हम पढ़ चुके हैं। पद्य शिक्षण की विधियाँ चल रही हैं अपनी। कौन सी विधियाँ चल रही हैं? पद्य शिक्षण की विधियाँ चल रही हैं। इज़ दैट क्लियर? तो ये देखिए आपके नया कुछ किया गया है, एक बोर्ड सेलेक्ट किया गया है। अभी हर क्लासेस में ऐसे बोर्ड आएंगे, ये आपको दिख रहा होगा। तीन बोर्ड हैं अलग अलग, ठीक है ना? एक 3 कलर में अलग अलग हैं। आप बताइए आपको सबसे सूटेबल कलर कौन सा लगा? हालांकि तीनों बोर्ड आप चाहोगे तीनों क्लासेस में लगा दिए जाएंगे हर एक क्लास में, बट आपको जो आपकी आंखों को सबसे ज़्यादा रिलैक्स करे ना, कि आपकी आंखों पे इफेक्ट कम पड़े, उस बोर्ड को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देना। ठीक है, आपके लिए 3 बोर्ड है, आपको दिख जाएंगे 3 बोर्ड कौन कौन से हैं। करते हैं शुरू आज का सेशन। बात कर रहे थे हम पद्य शिक्षण की विधियों के बारे में। ओके, तो हमने सबसे पहले बात की पद्य शिक्षण की विधियाँ। पद्य शिक्षण की विधियों को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। पहला प्राथमिक विधि, पहला प्राथमिक स्तर पर, दूसरा माध्यमिक स्तर पर और तीसरा उच्च स्तर पर। प्राथमिक स्तर की विधियाँ कौन कौन सी हैं? प्राथमिक स्तर पर है गीत विधि, अर्थ अभिनय विधि। गीत विधि है आपकी, अभिनय विधि है और अर्थबोध विधि है और रसास्वादन विधि है। ठीक है। माध्यमिक स्तर पर व्याख्यान विधि और खंडान्वयन विधि और उच्च स्तर पर आपका तुलनात्मक अध्ययन या तुलनात्मक विधि और समीक्षा विधि। समीक्षा वो टिकटॉक वाली समीक्षा नहीं, अपने वाली समीक्षा विधि। ओके, अब करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। अब देखिए सबसे पहले हम चलते हैं प्राथमिक स्तर पर पद्य शिक्षण की विधियों के बारे में बात करते हैं। कौन से स्तर पर बात करते हैं? प्राथमिक स्तर पर। कल वाली क्लास में मज़ा है ना आप लोगों को? बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। बिल्कुल कल वाली क्लास में मैंने फीडबैक देखा आप सबका, काफ़ी मेरे को अच्छा लगा, खुशी हो रही है मुझे कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करें हम अर्थबोध विधि के बारे में। मोटा मोटी बात बता दें, अर्थबोध मतलब अर्थ का ज्ञान कराना। गीत प्रणाली, गीत में गा करके कि तेरे गीतों को मैं अपने लहजे में ही कुछ इस तरह से गुनगुनाता रहता हूँ, कि तेरे गीतों को मैं अपने लहजे में ही इस तरह से कुछ गुनगुनाता रहता हूँ कि तेरी जो अनकही सी बातें थी, कि तेरी जो अनकही सी बातें थी उनको मैं अपने ही शब्दों में सुनाता रहता हूँ या अपने ही भाव में सुनाता रहता हूँ। अर्थबोध विधि, गीत प्रणाली, अभिनय विधि, ये 3 अपनी विधियाँ हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थबोध विधि के बारे में। कौन सी विधि के बारे में? अर्थबोध विधि के बारे में। अर्थबोध, अर्थबोध का मतलब होता है अर्थ का ज्ञान करवाना। अर्थ मतलब पृथ्वी, बोध मतलब ज्ञान, तो पृथ्वी का ज्ञान करवाना है ना? बिल्कुल नहीं। अर्थ मतलब होता है उसका भाव, उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। अर्थबोध यानी अर्थ का ज्ञान करवाना, शब्दों के अर्थ बताते हुए पढ़ाना, शब्दों के अर्थ बताते हुए पढ़ाना, कि मैं आपको शब्दों के अर्थ बता रहा हूँ साथ साथ, और साथ साथ बताते बताते आपको उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ। जैसे वही बात कि मैं तो कोई एग्जाम्पल लेके आपको बताऊँगा, कि वही से मेरे एक फेवरेट डायलॉग कि सारंग ले सारंग उड़्यो, सारंग पुग्यो आए, जे सारंग सारंग कहे तो मुख को सारंग जाए। इसमें देखो 3 सारंग हैं। पहले सारंग का मतलब है सांप को लेकर के, दूसरा सारंग मतलब मोर उड़ा, और सारंग पुग्यो आए, और सामने से तीसरा सारंग बादल आ गया। कि अगर सारंग मतलब बादल को देखकर दूसरा सारंग मतलब मोर पीऊ पीऊ करता है, तो मुँह का सारंग यानी मुँह वाला सांप नीचे छूट जाता है। बात समझ में आ गई होगी। इसका आपको कोई मतलब नहीं है। अर्थबोध का मतलब होता है शब्दों के अर्थ बताते हुए उनका पढ़ाना। क्या कहलाता है? अर्थबोध विधि कहलाती है।
इज़ दैट क्लियर? आई थिंक देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अर्थबोध विधि के बारे में। अभी थोड़ा सा और बताऊंगा आपको मैं, अर्थबोध के बारे में डिस्कशन करता हूँ सबसे पहले। ओके, चलिए, ये हमारा दूसरा बोर्ड है। बोर्ड नंबर 1 वो था ग्रीन कलर, सेकंड बोर्ड, दिस इज़ द सेकंड कलर। अब इसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो इसको आसमानी रंग बोलते हैं, है ना। अब आपके यहाँ कौन सा रंग बोलते हैं वो चलिए देखते हैं। अर्थबोध विधि, ध्यान से समझिएगा मतलब क्या है। अर्थबोध मतलब अर्थ का ज्ञान करवाना, अर्थ का ज्ञान करवाना। शिक्षक एक पंक्ति गाता है। क्या गाता है शिक्षक? एक पंक्ति, एक पंक्ति गाता है, फिर शिक्षार्थी उसका अनुकरण करता है। कि मान लो मैंने एक पंक्ति गाई, मान लो मैंने ये एक लाइन बोल दी। इस लाइन को जो बच्चे हैं वो वापस इसको रिवाइज करेंगे, बोलेंगे मेरे पीछे, और उसके बाद मैं इस लाइन का क्या बताऊंगा उनको? अर्थ बताऊंगा। क्या बताऊंगा उनको? अर्थ बताऊंगा। ध्यान से समझ लेना कि शिक्षक एक पंक्ति गाता है, फिर शिक्षार्थी उसका अनुकरण करता है। पहले क्या करेगा? उसका अनुकरण, कि जो मैंने बात की, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, सास कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। अब ये मैंने बोला, अब आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। अब इसका मैं आपको अर्थ बताऊंगा, इसका मतलब क्या होता है। ओके, यानी अर्थबोध विधि में जो भी मैंने आपको कविता सुनाई, उस कविता का अर्थ आपको मुझे ही बताना है। और अर्थ बताने, अब देखिए, अब बात रही कि मैंने कविता, एक तो कविता मैं फ्लो में कंटिन्यू बोलता रहता हूँ। सपोज करो जैसे मैंने ये लाइन बोलनी है मुझे कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, जहर पियाला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। ये पूरी मैंने एक साथ बोल दी। अगर इसी को मैं अर्थबोध विधि के माध्यम से पढ़ाऊँ तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा? ध्यान से समझिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका लिखना है हमें। अर्थबोध का मतलब क्या होता है कि मैं ऐसे बताऊँ आपको कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, यानी बच्चों पग के पैरों के घुंघरू बांध करके मीरा नृत्य कर रही है, मीरा डांस कर रही है। मीरा इज डांसिंग वियरिंग द घुंघरू। ओके, सास, लोग कहे मीरा भई बावरी की, लोग मतलब जो लोग जिसको देखने वाले हैं वो कहते हैं मीरा भई बावरी, मीरा बावली हो चुकी है, पागल हो चुकी है, मेंटल हो चुकी है, उसकी खिसक गई है प्लेटें। यानी मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासिरे, और सास कहती है कि ऐसी बहू आ जाए तो कुल का नाशी कर देती है। जहर पियाला राणा भेजा, कि राणा ने जहर का प्याला भेजा उसके लिए, और पीवत मीरा हंसी रे, कि जहर का प्याला भेजा था कि इस कृष्ण जी के चरणों की जो अमृत है, और उसको पीकर भी मीरा भी हंस चुकी थी। ओके, अब एक तो मैंने कंटिन्यू फ्लो में बोला पहले, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आया। अब बीच बीच में अर्थ बता रहा हूँ तो कविता का फ्लो टूट गया। यानी बीच में अर्थ बताने, नोट लिखी, नोट लिखी, बीच में अर्थ बताने से, बीच में अर्थ बताने से तारतम्यता, कौन सी तम्यता? तारतम्यता खत्म हो जाती है। तारतम्यता हम बोलते हैं खत्म हो जाती है, खत्म नहीं होती है, खत्म होती है। खे आधा तय में खत्म, खे तय में आधा तय हल्का था ना, तो खत्म। ओके, तो तारतम्यता क्या हो जाती है? इसकी खत्म हो जाती है। आई से गो इट, इज़ दैट क्लियर? मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? अच्छा लग रहा है ना? तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिए। आगे चलते हैं। अर्थबोध विधि अपनी पूरी हो चुकी है। अर्थबोध के बाद दूसरी विधि आती है आपकी गीत विधि, गीत प्रणाली। गीत प्रणाली के अध्यापक आपको गाना सुनाता है। क्या सुनाता है? गाना सुनाता है, और सामूहिक रूप से बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। सामूहिक रूप से बच्चे उसे क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। कि अध्यापक बच्चों को गाना सुनाएगा, और उस गाने का अनुकरण कौन करेगा? उस गाने का अनुकरण कौन करेगा? बच्चे करेंगे। कौन करेंगे? बच्चे करेंगे। बच्चे मन के सच्चे। इज़ दैट क्लियर? बात समझ में आ चुकी है? नहीं आई तो चलिए इस गीत विधि को भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ समझते हैं गीत विधि। आई सुट ये लो, हाँ जी, गीत विधि। कि मेरे गीतों को उसने अपने ही लहजे में गा लिया होगा, प्यार भरे आंचल को, प्यार भरे खतों को अपने दिल में छुपा लिया होगा। क्या हाल हुआ होगा जालिम का उस वक्त, जब उसने गुस्से में आकर मेरे खत को चबा लिया होगा। ये हमारे परम पूजनीय गुरु श्रीमान सुभाष जी चारण बोलते हैं, और उन्हीं से हमने सब कुछ सीखा है।
चलिए करते हैं शुरू गीत विधि के बारे में। गीत विधि की बात करते हैं तो गीत विधि अभिनय विधि के पश्चात शिक्षण की दूसरी श्रेष्ठ विधि है। यानी यदि पूछे कि पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है, या शिक्षण की कोई श्रेष्ठ विधि, पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है, पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है अभिनय विधि, नाट अभिनय विधि। कौन सी विधि? अभिनय विधि, यानी अभिनय करना। लिख लीजिए बात कि पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? अभिनय विधि। ओके, लिखो। लिख लिया? अब लिखो गीत विधि में, गीत विधि अभिनय विधि के पश्चात श्रेष्ठ है। कि अभिनय विधि के बाद में कौन सी विधि श्रेष्ठ होती है? आपकी गीत विधि श्रेष्ठ होती है। गीत कौन गाता है? गीत शिक्षक गाता है। तो ये विधि कैसी होती है? शिक्षक केंद्रित होती है। कैसी केंद्रित होती है विधि? आपकी शिक्षक केंद्रित होती है। इज दैट क्लियर? शिक्षक की इसमें मुख्य भूमिका होती है और शिक्षार्थी की इसमें गौण भूमिका होती है। किसकी? शिक्षार्थी की इसमें गौण भूमिका होती है। वही बात कि एक पंक्ति अध्यापक गाता है और बच्चे उसका क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। बच्चे उसका क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। बात समझ में आ चुकी है? यहाँ तक गीत विधि समझ में आ चुकी है, अर्थबोध विधि आपको समझ में आ चुकी है। गीत विधि में क्या है कि गीत विधि में अभिनय विधि के पश्चात ये श्रेष्ठ विधि है। सबसे श्रेष्ठ कौन सी? अभिनय विधि। गीत विधि अभिनय से थोड़ी कम श्रेष्ठ है। किस केंद्रित होती है? शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षक इसमें मुख्य भूमिका होती है और शिक्षार्थी की इसमें गौण भूमिका होती है। और एक पंक्ति शिक्षक बोलता है और उसके बाद बच्चे उसका क्या करते हैं? बार बार उसका अनुकरण करते हैं और अनुकरण करने के माध्यम से सीखते हैं। ऐसा गॉट इट? इज दैट क्लियर? बात समझ में आ चुकी है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट तीसरी विधि आती है अभिनय प्रणाली। तीसरी कौन सी? अभिनय प्रणाली, यानी अभिनय विधि। तीसरी विधि कौन सी? अभिनय विधि। अभिनय विधि है क्या? बात करते हैं, चलिए उसी के बारे में। अर्थबोध हमने देख ली, अभिनय हम देखेंगे और उसके बाद हमने एक कौन सी देखी थी? गीत विधि देखी थी। अब बात करता हूँ मैं अभिनय विधि के। इस पर और कलर ट्राई करते हैं, कलर ट्राई करते हैं, अच्छा लगेगा शायद, आई थिंक। अभिनय, अभिनय का मतलब सबसे पहली बात तो लिखिए कि पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि, पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि, सबसे अच्छी विधि किसकी? पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? आपकी अभिनय विधि होती है। अभिनय विधि किसकी होती है? पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। अभिनय कौन करेगा? अभिनय टीचर करेगा, शिक्षक करेगा। तो ये विधि भी कैसी है? शिक्षक केंद्रित है। कैसी केंद्रित है? शिक्षक केंद्रित। ओके, लिख लीजिए इतनी बात कि अभिनय विधि पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है और यह किस केंद्रित होती है? शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षक क्या करता है? अभिनय करके बच्चों को क्या करवाता है? पद्य शिक्षण करवाता है। क्या करके? अभिनय करता है बच्चों के सामने अभिनय करता है और अभिनय करके उनको पद्य शिक्षण करवाता है। कौन सा शिक्षण करवाता है? अभिनय करके बच्चों को पद्य शिक्षण करवाता है। ऐसे गोरेट गीत के, और इसके साथ अभिनय के साथ साथ गीत भी सुनाता है। यानी गीत के साथ साथ, गीत के द्वारा इसमें शिक्षण दिया जाता है। अभिनय के साथ गीत होता है इसमें, ठीक है ना? अभिनय के साथ साथ में गीत चलता है। अकेला गीत तो गीत विधि में आता है, लेकिन इसमें अभिनय के साथ साथ क्या चलता है? गीत चलता है। ओके, बात समझ में आ चुकी है यहाँ तक? तीन विधियाँ पढ़ी हमने। अर्थबोध मतलब अर्थ बताता है, गीत विधि मतलब गीत सुनाता है, अभिनय विधि मतलब अभिनय के बारे में बताता है। इन तीनों में आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए। और बिल्कुल देखिए, अभिनय विधि में क्या है कि उचित लय, गति, हाव भाव के साथ अध्यापक अभिनय करता है और छात्र उसका अनुकरण करते हैं। कोई लिखने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने लिखा है उतना काफ़ी है इसके लिए। ओके, ये आपकी तीनों विधियाँ हो चुकी हैं। इसकी प्राथमिक स्तर की कौन सी विधियाँ? अर्थबोध के बारे में आपने जान लिया, गीत प्रणाली का आपने जान लिया और अभिनय विधि के बारे में आपने जान लिया। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब आती है उच्च प्राथमिक स्तर की। उच्च प्राथमिक स्तर की बात करेंगे तो उच्च प्राथमिक स्तर में सबसे पहले आती है व्याख्या विधि। कौन सी विधि? व्याख्या विधि। हेडिंग लगाइए, व्याख्या विधि।
व्याख्या विधि क्या है? व्याख्या मतलब एक्सप्लेन करना। क्या करना? एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को। कि यदि मैं किसी बात को एक्सप्लेन करूँगा तो वो क्या होगी? उसकी व्याख्या होगी। कैसी? कि शिक्षक पदों की क्रमशः व्याख्या करते हुए भावार्थ को स्पष्ट करता है। कि शिक्षक जो भी पद होते हैं उनकी व्याख्या करेगा और व्याख्या करते करते उनका भाव और अर्थ प्रकट करेगा एवं साथ ही प्रसंग के अनुकूल पाठ की अंतर कथा दृष्टांत आदि को भी बताएगा। कौन पल्ले पड़ी? कि क्या अंतर कथा, क्या दृष्टांत, क्या होता है, इन सब के बारे में कोई भी आपको बात समझ में नहीं आई। मैं बताता हूँ। देखो पहले जो लिखा हुआ है ना इसका मतलब समझते हैं। ये आपको लिखाना भी जरूरी ना। देखिए कि व्याख्या विधि में क्या होता है? शिक्षकों की क्रमशः व्याख्या, शिक्षक पदों की क्रम से व्याख्या करते हुए भावार्थ को स्पष्ट करता है। चलिए मैं बताता हूँ व्याख्या विधि क्या होता है। यहाँ पे इसमें वाइट कलर नहीं है शायद, ठीक है ना, ये लेते हैं थोड़ा सा, इसे फिर दिखा। व्याख्या विधि कौन सी विधि? हाँ जी ये मिल गया भाई, व्याख्या। व्याख्या विधि ब्लैक बोर्ड याद आया ना, स्कूल वाला ब्लैक बोर्ड पर वाइट चौक। व्याख्या विधि में क्या होता है? व्याख्या विधि में जो भी पद दिए होते हैं, कौन से पद? जो भी आपको पद दिए होते हैं शिक्षक द्वारा, जो भी उन पदों की शिक्षक क्या करता है? व्याख्या करता है। क्या करता है? शिक्षक व्याख्या करता है। कौन पल्ले पड़ी? अब पढ़िए यहाँ कि जो भी आपके पद होते हैं, जो भी आपके जो मतलब आप जो पढ़ा रहे हो पद शिक्षण में, उन पदों की किस क्या करता है? शिक्षक उनको स्पष्ट करता है। और स्पष्ट करने को क्या कहते हैं? उनको स्पष्ट करने को मतलब क्या कहते हैं? उनकी क्या करता है? शिक्षक उनकी व्याख्या करता है। जब बचपन में छोटा था ना मैं, तो मेरे को व्याख्या बोला नहीं आता था, सच्ची बता रहा हूँ। व्याख्या तो मैं इसको वह को पूरा पढ़ता था तो इसको बोलता था वैया खैया, वैया खैया। जैसे देखो वैया खैया, वैया खैया, है ना। हाँ जी, बट अब आजकल ये व्याख्या आने लग गया। तो व्याख्या कौन करता है? शिक्षक करता है। शिक्षक व्याख्या करता है। और साथ ही जो प्रसंग होता है ना, प्रसंग मतलब उसका सार, उसके अनुकूल जो पाठ का सार होता है उसके अनुकूल अंतर कथा यानी जो कथा सुनाता है और दृष्टांत यानी उदाहरण को भी बताता है। कि जो भी पाठ होता है आपका, उस पाठ के साथ साथ कुछ अंतर कथाएं सुनाता है। क्या सुनाता है? अंतर कथा सुनाता है। और उसके साथ आपको क्या सुनाता है? दृष्टांत सुना। दृष्टांत मतलब देखी हुई घटनाएं या फिर जो एग्जाम्पल्स जिनको बोलते हैं, उदाहरण जिनको बोलते हैं वो। जैसे मीरा, अब मान लेते हैं मीरा की बात आ गई। मीरा की मेरे को कोई कविता पढ़ानी आपको, मैं वही आपके सामने जो बोलता हूँ वही बोलूँगा कि मेरे तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना मोहे कोई। कि मेरा तो सिर्फ और सिर्फ एक गिरधर और गोपाल ही है और उसके अलावा मेरा तो कोई भी नहीं है। सूर, तुलसी, इन सब की बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं। इनकी कविताओं में इस व्याख्या विधि का प्रयोग किया जाता है। कि इनकी कविताएं छोटी सी एक लाइन में पूरी बात है। कि वो एक सुनिए आपने कि मोठ चून मैदा भया बैठ कबीरा जी, सुनिए आपने कभी? मैं सुनाता हूँ, देखिए क्या है थी वो कविता। कि काबा फिरी काशी भया, कि काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। कौन पल्ले पड़ी? नहीं समझ में आई? इसी को एक्सप्लेन करना है, क्या कहलाती है आपकी व्याख्या विधि। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जब आपको लाइन सुनाई दी है तो उसको लाइन को एक्सप्लेन करता हूँ मैं, है ना। हिंदी की बहुत सारी पंक्तियाँ याद है हमें, तो कभी कभी सुना दिया करेंगे आपको। कि काबा फिरी काशी भया, यानी काबा जानते हो? काबा जो मतलब उसका जो मोहम्मद का कोई एक पवित्र स्थान है। कि काबा फिरी काशी भया, कि काबा में घूमने से उसको, काबा भी क्या होता है? काशी के समान में होता है। काबा भी काशी के समान होता है, सिर्फ धर्म का फर्क है। राम ही भया रहीम, और राम और रहीम भी दोनों एक हैं। काबा काशी एक है, राम और रहीम एक हैं। मोट चून मैदा भया, और जो मोटा चून होता है ना, मोटा जो, उसको यदि पीस देते हैं तो वो मैदा बन जाता है। और बैठ कबीरा जी, यानी कि कैसी भी परिस्थितियाँ आएँ, कैसे भी धार्मिक मामले आएँ, आप यदि सबको एक साथ लेकर के चलोगे तो समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। बात समझ में आ चुकी है? ये इसे क्या होता है? एक्सप्लेन करना, उसका अर्थ बताना। अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। कि जैसे मीरा होता है, सूर होता है, तुलसी होता है। मीरा, सूर, तुलसी, इन सब की कविताओं के बारे में कौन बताता है? इन सब की कविताओं के पाठन में कौन करता है? आपका व्याख्या विधि काम आती है।
बात यहाँ तक समझ में आ चुकी है। यही तो इसमें लिख रखा है कि व्याख्या विधि किस किस में शिक्षक के पदों के क्रम से व्याख्या करती है और व्याख्या के साथ साथ क्या करती है, उनका जो भावार्थ प्रकट करती है, भावार्थ प्रसंग के अनुकूल अंतर्गत दृष्टांत करती है। और मीर तुलसी इन सभी कविताओं के पाठ में क्या करते हैं, इन सब की कविताओं के पाठन में किसका क्या होता है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या विधि आपकी पूरी होगी। व्याख्या विधि के बाद नेक्स्ट आता है, आप लोग इतना व्याख्या विधि के बारे में लिखिए। हाँ, पहले व्याख्या विधि को लिख लीजिए इसको आराम से। ओके, फटाफट लिखिए, जल्दी कीजिए। हाँ जी, व्याख्या विधि लिख ली। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब व्याख्या विधि आपकी कंप्लीट होगी, उसके बाद आते हैं खंडान्वयन विधि। कौन सी विधि, खंडान्वयन विधि। खंडान्वय बोल दो चाहे खंडान्वयन बोल दो। ओके, अब बात करते हैं खंडान्वयन विधि के बारे में। कैसे करेंगे, देखिए इसमें कविता को विभिन्न खंडों में बांट कर, जो कविता है उसकी क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं, अलग अलग बांटते हैं उसको, और बांट करके उसका अर्थ और भावार्थ बता करके और प्रश्नों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं, ये प्रश्नों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। और अतः इसे क्या कहते हैं, इसे प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। अब आप मुझे बता दीजिए कि प्रश्नावली विधि के जनक कौन है और प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, ये आप मुझे फटाफट आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। चलिए, क्या है इसका मतलब, मैं बताता हूँ इसका मतलब। खंडान्वयन विधि, कौन सी विधि, खंडान्वयन विधि। देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है खंडान्वयन विधि, कि मान लो कोई भी कविता है, ये मानता हूँ मैं कोई भी कविता है आपकी, या एक मिनट रुकिए, हाँ जी, इसको इस रूप से लेते हैं कि सपोज कीजिए कोई आपकी कविता है, इतनी बड़ी कविता है, ध्यान दे लीजिए एक बार, देख समझ लीजिए इसको। हाँ जी, आपकी इतनी बड़ी ये कविता है, इस कविता के बारे में आपको बात करनी है कि अब मान लीजिए इस कविता को मैंने ये 1 2 3 4 5 लाइन यहाँ लिखी हुई, 1 2 3 4 5 यहाँ लिखी हुई, 1 2 3 4 5 यहाँ लिखी हुई। इसको मैंने 3 भागों में बांट लिया कि इसका पहला भाग, इसका दूसरा भाग और इसका तीसरा भाग। भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 और भाग नंबर 3, 3 भागों में बांट लिया। अब मैंने सबसे पहले इन 5 लाइन को पढ़ा, इन 5 भाग 1 को मैंने उठाया, इस भाग को उठा लिया मैंने, और इसकी इन 5 लाइनों को मैंने पूरा पढ़ दिया। पढ़ करके बच्चों को इसका अर्थ समझा दिया कि इसका मीनिंग क्या है, इसका भावार्थ भी मैंने समझा दिया, दोनों बातें मैंने समझा दी। उसके बाद मैंने उनसे क्या किए, प्रश्न किए। क्या पूछे मैंने बच्चों से, प्रश्न पूछे, और प्रश्न पूछ करके बच्चों से उनसे जवाब मांगे। तो प्रश्न पूछने के कारण कौन सी विधि के समान होगी, प्रश्नोत्तर विधि के समान होगी। कौन सी विधि के समान, बिल्कुल प्रश्नोत्तर विधि के। प्रश्नावली के जनक कौन, प्रश्नावली किसने दी थी, वुडवर्थ ने। और प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी, प्रश्नोत्तर विधि दी थी आपके सुकरात ने। किसने दी थी प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि आपके सुकरात ने दी थी। यहाँ तक क्लियर आ गई। उसके बाद चलते हैं, प्रश्नावली होगी, प्रश्नोत्तर होगी, प्रश्न के बारे में पूछ लिया। फिर मैंने दूसरा खंड उठाया, फिर मैंने दूसरा खंड लिया, ये ले लेते हैं। इस खंड को मैंने 1 2 3 4 5 लाइनें मैंने पढ़ी, दूसरे खंड के बारे में वही बच्चों को अर्थ बताया, भावार्थ बताया, वापस प्रश्न पूछ लिए। फिर मैंने उसके बाद दूसरे खंड के बाद फिर मैंने तीसरा खंड उठाया, और तीसरे खंड में वही 1 2 3 4 5 लाइनें पढ़ी, तीसरा भाग पढ़ा, अर्थ पूछा, भावार्थ पूछा और प्रश्न पूछ लिए। इसके माध्यम से बच्चों का स्पष्ट भी हो गया और उनको आसानी से समझ में भी आ गया। यानी बच्चों को अर्थ पूछा, भावार्थ पूछा और प्रश्न पूछने के कारण कौन सी विधि हो गई, प्रश्नोत्तर। अब सोचिए, जब बच्चों के साथ मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ बच्चों के साथ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, यानी बच्चों को मैं सब कुछ पूछ रहा हूँ। बच्चों को 1 मिनट भी खाली फ्री नहीं बैठने था। तो इसमें बच्चे एक्टिव रहेंगे या डीएक्टिवेट रहेंगे, सक्रिय रहेंगे या निष्क्रिय रहेंगे, बताइए। कि जब मैं बच्चों से इतनी बातें पूछ रहा हूँ, बच्चों से बार बार उसमें अर्थ भावार्थ पूछ रहा हूँ, अर्थ भावार्थ बता रहा हूँ, प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो बच्चे इसमें सक्रिय रहेंगे या निष्क्रिय रहेंगे। बच्चे कैसे रहते हैं, इसमें सक्रिय भूमिका होती है। बच्चों की भूमिका कैसी होती है इसमें, खंडान्वयन विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं, छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं। कौन सी विधि में, खंडान्वयन विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं। बात समझ में आ जानी चाहिए यहाँ तक कि जो आपकी जो खंडान्वयन विधि है उसमें कविता को
ये बात रही है कि कविता को विभिन्न भागों में बांट करके उसका भावार्थ बताते हैं, प्रश्नों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं, प्रश्नोत्तर भी कहते हैं, इसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं। यही बात तो इसने पूछी है, बोली है, और यही बात मैंने आपको समझाई है। खंडान्वयन विधि समझ में आ गई। यानी आज की हमारी विधियाँ कौन कौन सी थी, ध्यान से समझिएगा। आज हमने सबसे पहले बात की पद्य शिक्षण की विधियों में प्राथमिक स्तर को। सबसे पहले हमने कौन से स्तर को उठाया? सबसे पहले हमने उठाया इस प्राथमिक स्तर को। प्राथमिक स्तर में हमने कौन सी? गीत विधि हमने देख ली, अभिनय विधि देख ली, अर्थबोध देख ली, रसास्वादन बचती है। रसास्वादन भी आपको बताते हैं, सॉरी एक रह गई बीच में, रसास्वादन देखते हैं। कहाँ देखें, कोई पेज बचे तो देखें ना। रसास्वादन ये देखिए, चलिए यहाँ पर आपको समझा दो। रसास्वादन आपकी नहीं हो पाई थी, रसास्वादन और समझ लीजिए। रसा स्वादन, रसास्वादन मतलब रस प्लस आस्वादन, और आस्वादन में क्या है आपका? स्वाद चल रहा है। क्या चल रहा है? स्वाद चल रहा है। यानी रस का आस्वादन करना मतलब रस का मतलब कहते हैं ना, उसका महसूस करना, रस का फीलिंग लेना, रस वाली कि रस आपको कैसा है उसकी फीलिंग लेना। और रस मैंने कल आपको अच्छे से बता दिया कि रस क्या होता है, कि करुणा रस होता है, कहीं पे कौन सा होता है, कहीं पे वीर रस होता है, कहीं पे भाव रस होता है। वो क्या होता है कि एक बार कोई राजस्थान का एक व्यक्ति था, तो उससे किसी दूसरे स्टेट्स वाले ने कहा कि आपका राजस्थान है क्या? कुछ नहीं है राजस्थान। एक कोई कवि सम्मेलन चल रहा था, उसकी बात बता रहा हूँ आपको कि आपका राजस्थान कुछ नहीं है, जीरो है, बिल्कुल ऐसे है, फलान है, दिमकान, ऐसे बारे में कह रहा था। कि देखिए राष्ट्रगान में हम सब का नाम आता है कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, इन सब का नाम आता है। द्राविड़, उत्कल, बंगे, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चल, जलधि तरंगे, इन सब का नाम आता है, लेकिन आपके राजस्थान का कहीं नाम नहीं आता। तो कवि सम्मेलन में वाकपटुता होनी चाहिए, फटाफट हाथों हाथ रेस्पॉन्स देने का। तो उसने एक बात कह दी कि ये जो सारी है ना, सारे जो स्टेट्स आप बोल रहे हो, ये स्टेट्स तो औरतें हैं, इन सब का धनी तो राजस्थान है। हमारे मारवाड़ में, हमारे राजस्थान में एक परंपरा है कि औरतें अपने पति का कभी भी नाम नहीं लेती हैं, और अगर नाम आ जाएगा राष्ट्रगान में तो ये सब नाम ले लेंगे कि मतलब सारी जो ऐसे मेरे एग्जैक्ट मेरे को लाइन याद नहीं आ रही, बट इसका मीनिंग ये था। बट मैं आपको बताता हूँ कि सारे राज्य, सारे प्रांत है नारी और सबरो धनी राजस्थान, ऐसे ऐसे कुछ बात थी कि मतलब सबका धनी है राजस्थान। और राजस्थान क्या है कि मतलब इसके जो अदर स्टेट्स है ना, उन सब के वो कहते हैं ना, वो हस्बैंड वाला काम कर रहे हैं। तो इसलिए राजस्थान में कल्चर, हमारे परंपरा है कि औरतें अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती हैं, ठीक है ना। तो रस का आस्वादन क्या होता है यहाँ पे? रस आस्वादन क्या चल रहा है कि कहाँ पे वीर रस आ रहा है, कहाँ पे करुणा रस आ रहा है, कहाँ पे हंसी वाला आ रहा है, कहाँ पे भाव आ रहा है, कौन सा गुण आ रहा है, कैसा आ रहा है, उन सब के बारे में किससे बताया जाता है? रसास्वादन विधि में बताया जाता है। कौन सी विधि में? रसास्वादन। रसास्वादन समझ में आ गई। फिर उसके बाद हमने माध्यमिक स्तर की बात की। माध्यमिक स्तर की व्याख्यान और खंडान्वयन विधि। कौन सी विधि? ये आपकी अर्थबोध बता दी मैंने आपको, प्रश्नावली, गीत बता दी, अभिनय प्रणाली बता दी, ये मैंने आपको बता दी, रसास्वादन मैंने बता दी। उसके बाद उसकी माध्यमिक स्तर की बात की थी मैंने। तो माध्यमिक स्तर में कौन कौन सी हैं? माध्यमिक स्तर में आपकी कौन सी है? व्याख्या विधि है आपकी। कौन सी विधि है? व्याख्या। व्याख्या में आपको क्या करते हैं कि जो शिक्षक को पूरा अभिनय करके पूरी उसकी बात पर जो पाठ होता है उसके बारे में पूरी डिटेल बताते हैं, पूरी डिटेल बताते हैं। व्याख्या विधि के बारे में एक बात आप नोट लगा के लिख लीजिए कि ये व्याख्या विधि प्राचीन विधि है। कैसी विधि है व्याख्या विधि? व्याख्या विधि आपकी प्राचीन विधि है, बहुत पुरानी विधि है। ये पेन अच्छा चल रहा है सर, ब्लैक पेन ना। व्याख्या विधि प्राचीन विधि है। कैसी विधि है? व्याख्या विधि प्राचीन विधि है। ओके। और नेक्स्ट अपन ने लास्ट बात की थी खंडान्वयन विधि। और खंडान्वयन क्या होता है कि उस विधि के बारे में टुकड़े करके बताना। क्या बताना उसके बारे में? उस विधि के टुकड़े करके बताना, और टुकड़ों के माध्यम से उसमें क्या करना? पूरी डिटेल की जानकारी देना। उसमें खंडान्वयन क्या रहते हैं? छात्र सक्रिय नहीं रहते, छात्र सक्रिय रहते। क्यों? क्योंकि इसमें प्रश्न पूछ जाते हैं, और प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस विधि को प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि भी कहते हैं? प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी अब तक का सफ़र रहा। आज अपना थर्सडे हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन 4 दिन में हमने गद्य शिक्षण के बारे में पढ़ा। पहले तो भाषा उनके बारे में पढ़ा पूरा, फिर गद्य शिक्षण के बारे में पढ़ा, फिर पद्य शिक्षण के बारे में अपन ने पढ़ा।
ओके, कल है अपना फ्राइडे और फ्राइडे को हम करेंगे रिवाइज़। जितना हमने पढ़ा है उन सबको करेंगे रिवाइज़ कब? फ्राइडे को। और फ्राइडे को यदि आप कल आपको रिवाइज़ करना है तो आप पीछे वाला पूरा जितना अब तक आपको पढ़ा दिया गया है पूरा पढ़ के आओगे। कल उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चंस में यहाँ पे या तो हो सकता है स्लाइड्स लेके आऊँ, यदि बाय द वे स्लाइड्स का और नहीं हो सका तो वैसे भी अपन क्वेश्चन पूछ लेंगे। और क्वेश्चन आपको किस तरह से एग्ज़ाम से आते हैं, उन एग्ज़ाम में क्या जो भी क्वेश्चन आए गए हैं उनको आपको आंसर देना है। तो कल गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, भाषा के बारे में और जो भाषा का जो संवैधानिक विकास है उन सब के बारे में, जहाँ से हमने शिक्षण विधियाँ शुरू की थी वहाँ से लेकर के आज लास्ट जहाँ तक आपने खंडान्वयन विधि के बारे में, रसास्वादन विधि के बारे में लिखा है वहाँ तक आपको पूरा का पूरा पढ़ के आना है। और कल उसका क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। ओके, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। और चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास रखे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छे से नोटिफिकेशन मिल सके। कल शाम की वो क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, कुछ तकनीकी खराबी हो, कहते हैं ना मौसम के ऊपर किसका जोर चलता है। बारिश हो रही थी बहुत ज़ोर से, तो बारिश के अंदर नेटवर्क नहीं था, इसलिए कल शाम की क्लास एक नहीं हो पाई थी। वो कुछ मतलब वो क्लास तो बाकी हो गई थी लेकिन क्लास कैसी होती वो मौसम की खराबी की वजह से नहीं हो पाई थी। ओके, इसके अलावा कोई भी नोटिफिकेशन जानकारी यदि आपको और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप रीट विद दुनिया को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। स्टे बी कनेक्टेड, स्टे बी सेफ। और हाँ, कल रिवीजन करके आना है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।